थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। आज 2024 का आखिरी दिन है। 2025 आने वाला है और इसके लिए अगला साल कैसे होने वाला है ये क्यूरियोसिटी हमें हमेशा ही इंट्रिग करती है। आज इसीलिए नरसिम्हा राव जी को हमने इनवाइट किया कि पूछने के लिए कि 2025 भारत के लिए कैसा रहने वाला है, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो नरसिम्हा राव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। नमस्कार, नमस्कार सुमित जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरे मेरे प्रणाम। सर, ये इट इज़ अ ऑनर कि आज आप आए हैं साल के आखिरी दिन में, और उम्मीद करता हूं कि 2024 पे जैसे आपने टाइप दिया है तो 25 में भी आप आते रहेंगे। मदर मदर बिल्डिंग। हाँ। आ, ओ, पहले पहले मैं ये कहना चाहता हूँ 2025 के बारे में या 2024 के बारे में बात करने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भारत के लिए अच्छा पीरियड शुरू हो गया है। फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो 1200 साल का एक चार्ट यूज करता हूँ मैं, उस चार्ट के मुताबिक शायद 950 एडी बराबर उस टाइम पीरियड में एक बहुत ही खराब पीरियड शुरू हो गया। द चार्ट द स्टार्टेड इन अराउंड 950 एडी, वो चार्ट बहुत खराब है भारत के लिए। वो सूचित करता है कि भारत स्लेवरी में रहेगा, भारत का सनातन धर्म बहुत सफर होगा। वो 1200 ईयर का पीरियड, 1200 साल का पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है इस सेंचुरी में। और उस 1200 ईयर के चार्ट में दशा अंतर्दशा चालू रहते हैं। उनके मुताबिक अराउंड 2010 और सो इंडिया स्टार्टेड ए वेरी पॉजिटिव पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जिसमें इंडिया राइज करके सुपर पावर का स्टेटस पहुंच सकता है फिर से। याद करना चाहिए कि पहले 950 एडी के पहले भारत सुपर पावर हुआ करता था। पहले भी भारत यस। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पावरों में एक माना जाता था, चाइना और भारत। अब 950 से शुरू होके भारत का पतन हो गया। पर्टिकुलरली 1600 1700 एडी के बाद भारत बहुत बहुत वीक हो गया है। अब फिर से भारत का सुपर पावर होने का टाइम आ गया है। और अगले 20-30 ईयर्स में भारत बहुत राइज होगा। और इस शताब्द के दूसरे हाफ में 2050 टू 2100, उस टाइम पीरियड में भारत का बहुत हवा चलेगा। भारत दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश माना जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 1200 ईयर का पीरियड शुरू होगा वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। पिछला 1200 ईयर पीरियड एक खराब पीरियड था। इट वाज बेसिकली it was basically not the norm, but it was an exception. So from a long term perspective, India is going to rise. But एक बात एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई देश सुपर पावर बनने जा रहा है, अगर सुपर पावर कहिए या ग्लोबल पावर कहिए, बेसिकली ए टॉप टियर कंट्री, अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक टॉप टियर कंट्री बनने जा रहा है तो बहुत ही ऑब्स्टिकल खड़ा खड़ा कर देंगे। जो भी राइवल्स हैं, जो भी दूसरे देश हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए कुछ ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर देंगे, यूएसए, चाइना एंड वेरियस अदर कंट्रीज। बट द थिंग इज, वन थिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इज, अगले 20-30 सालों में भारत का प्रोग्रेस जो हम देख रहे हैं पिछले दशक से, वो वैसा ही जारी रहेगा। मगर ये दशाब्द जो है ये बहुत ही चैलेंजिंग है सारी दुनिया के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, मगर सारी दुनिया के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है। ये 2020 से शुरू होकर 2036 का जो पीरियड है, ये पीरियड है बिग क्रैशेस का। ये पीरियड है मेजर चेंजेस, मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें
सुपर पावर्स बन जाएंगे मिडिल रंग कंट्रीज, एंड मिडिल रंग कंट्रीज बन जाएंगे सुपर पावर्स। बहुत ही चेंजेस होंगे। ये एक एक एनालॉजी दे सकता हूँ। अगर आप ये 100 ईयर्स पहले जाएंगे या 70-80 ईयर्स पहले जाएंगे तो 1920s और 1930s में यूके बहुत ही बड़ा सुपर पावर था। देयर वाज नो क्वेश्चन, दे वर द अनक्वेश्चन्ड न्यूमरो उनो इन द वर्ल्ड। यूके था वर्ल्ड का सुपर पावर, और यूएस मिडिल रंग कंट्री था, ये अपकमिंग कंट्री था, मगर वो सुपर पावर नहीं था 1920s 1910s 1930s में। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो हो गया 1940s 1950s में जो हो गया, यूके it fell from a unquestioned number one to a middle range power. It was still a big country, but the thing is it didn't have the same level of power. And then USSR और USA वो सुपर पावर बन गए, वो वर्ल्ड के टॉप 2 कंट्री बन गए 1950s 1960s में। उसी तरह और जर्मनी जो था, जर्मनी इटली जापान, वो यूके को चैलेंज करने लगे, वो यूके को ओवरटेक करने के पाथ में रहे, मगर ओवरटेक नहीं किया, मगर वार में वो वीक हो गए और उनका पतन हो गया। उसी तरह मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस डेकेड में, इस दशक में 2020s में चाइना और रशिया जो हैं वो आज के इटली और जर्मनी हैं। जैसे जर्मनी और इटली यूके को ओवरटेक करने की कोशिश में उनका पतन हो गया, एक महायुद्ध हो गया और उनका पतन हो गया। उसी तरह ये रशिया और चाइना इस दशक में बहुत ही ओवर एम्बिशियस होंगे और उनका क्लैश होगा यूएसए से और उनका पतन होगा। और जैसे यूके का वीकेनिंग हो गया, नॉट पतन नहीं मगर वीकेनिंग हो गया 1940s में, उसी यूएसए विल बिकम वीकेंड इन 2020s एंड 2030s। और इंडिया जैसे यूएस उस युद्ध में अंत में आके जैसे यूएस विजय को हासिल करके सुपर पावर बन गया, उसी तरह भारत सुपर पावर बनेगा अगले दशक में 2030s में, और 2040s 2050s में राइज होता रहेगा। जैसे यूएस 1950s 1960s 1970s में राइज होता रहा था, उसी तरह भारत का भी होगा अगले 2-3 दशकों में। वो मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है। मगर अगर हम इस पर्टिकुलर साल को देखेंगे जो 2025 है, उसको देखेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक साल है। ये एक तरह से ये 2020 जैसा साल है। जैसे 2020 में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो गए, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स आके सारे प्लान्स को खराब कर दिए 2020 में, उसी तरह आई कांट पुट माई फिंगर ऑन एग्जैक्टली व्हाट, मगर कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगे इस साल में जो हिस्ट्री को बदल देंगे। जो व्हाट एवर द कंट्रीज आर प्लानिंग, भारत, चाइना, यूएस, यूके, वेरियस कंट्रीज, जो भी वो प्लान कर रहे हैं उनको पिवट करना पड़ेगा, उनको बेसिकली प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। वैसी घटनाएं घटेंगे इस साल में। एक बहुत ही दो चीजें हैं। एक है षष्ठग्रह कूट, देयर इज ए 6 प्लैनेट कंजंक्शन। शनि और राहु हैं मीन के बिगिनिंग में, और थोड़े डिग्री आगे हैं बुध और शुक्र, और थोड़े डिग्री आगे हैं रवि और चंद्र, सूरज जी चंद्रमा जी। सो 6 ग्रह जो हैं वो एक ही राशि में है। एक्चुअली एक ही राशि में नहीं, हाफ राशि में है। 15 डिग्रीज में 6 ग्रह हैं। ये षष्ठग्रह कोट है, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। ऐसा ही षष्ठग्रह कोट हुआ था मकर में 2019 में, लेट 2019 में हुआ था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसी की वजह पैंडेमिक हो गया, कोरोना वायरस और कोविड-19 उसी की वजह से हो गया। और कुछ एस्ट्रोलॉजर अभी भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि और एक पैंडेमिक आ जाएगा 2025 में। मेरा मानना यह है कि वो पैंडेमिक नहीं रहेगा, और एक घटना रहेगी, क्योंकि मकर राशि जो है वो शनि जी का राशि है, और शनि जी ही शोज सफरिंग, डिसीजेस,
एक्सेट्रा, वो रोगों के कारक हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में। इसलिए जो मकर में हुआ, और आल्सो गुरु वहाँ थे, नीच गुरु वहाँ थे, इसलिए वो डिसीज था। अब तो ये मीन राशि में हो रहा है, और मीन राशि इट इज अ वाटरी साइन, ये जल राशि है। इसलिए जल से जुड़े हुए कुछ दुर्घटनाएं, जल से जुड़ी हुई कुछ कुछ दुर्घटनाएं संभव हैं 2025 में। पर्टिकुलरली मार्च अप्रैल मई टाइम फ्रेम में कुछ कुछ भूकंप पॉसिबल हैं, कुछ सुनामी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ कोस्टल एरियाज, जो समुद्र तीर में जो बिग सिटीज हैं, वो डूब सकते हैं। ये अमेरिका में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, और कभी कहीं भी हो सकता है। कुछ कुछ मेजर घटना की संभावना है 2025 मार्च अप्रैल और मई टाइम फ्रेम में। और एक और बात है कि मीन राशि वो नेचुरल जोडियाक का वो 12वां राशि है। सो 12वां स्थान 12th हाउस, ये मोक्ष कारक है। सो इसलिए धर्म का राइज, सनातन धर्म का राइज, स्पिरिचुअल थिंकिंग, पीपल बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, वो भी पॉसिबल है इस पीरियड में। सो माय एक्सपेक्टेशन ओवरऑल इज दैट कुछ और एक बात है, मीन राशि नेचर का भी सूचना कर सकता है, नेचर का भी सूचना कर सकता है, क्योंकि मीन राशि जो है, मीन और कर्क, ये नेचर के राशि हैं, प्रकृति के राशि हैं। इसलिए प्रकृति का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों के समझ में आ सकता है इस पीरियड में। सो माय एक्सपेक्टेशन इज देयर विल बी अ मेजर नेचुरल डिजास्टर, बहुत ही प्रकृति वैपरीत्य हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर जा सकता है। जो क्लाइमेट चेंज है, चाइना और भारत उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज, सो कॉल्ड ग्रीन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना और भारत। मगर यूएस जो है वर्ल्ड का सुपर पावर अभी, वो उससे मुड़ के जा रहा है। जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी, दे बिलीव दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ए हॉक्स, वो उसमें उसको मानते नहीं है। और डेमोक्रेट जो हैं वो मानते हैं, मगर कुछ मीनिंगफुल नहीं करते हैं। जो भी करते हैं वो दिखावा के लिए करते हैं, उसके लिए जो भी करते हैं उससे कुछ भी प्रयोजनकारी बात नहीं होती है। सो ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पहले हाफ में, 2025 के पहले हाफ में ऐसी घटनाएं घटेंगे, ऐसे प्रकृति वैपरीत्य होंगे, जिनकी वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा पिवट करना पड़ेगा। इवन दो इट मे नॉट गो वेल विद देयर बेस, Trump has enough power over his base, and also he has Elon Musk, who's basically running the electric car company. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ चेंज हो जाएगा 2025 में, शायद दूसरे हाफ में, शायद 2025 के दूसरे हाफ में कुछ चेंज हो जाएगा पॉलिसीज में। सो वो एक बात है। और अगली बात है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी पॉसिबिलिटी है इस पीरियड में। इसलिए सर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन अ डे, बट things can happen that will basically take people towards God, towards spirituality. और एक और बात है, when I say spiritual awakening, और जब मैं सनातन धर्म का बात करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ, ये बिल्कुल सिर्फ राम और कृष्ण और शिव जी की पूजा करना वही सनातन धर्म नहीं है। वो भी सनातन धर्म है, मगर वेदांत भी सनातन धर्म है। और प्रकृति की आराधना करना, प्रकृति, अपने आप को प्रकृति में एक अंग समझना, सारे लोगों को जुड़े हुए, प्रकृति के साथ जुड़े हुए समझना, और प्रकृति का केयर करना, प्रकृति को नहीं डिस्ट्रॉय करना। ऐसा नहीं समझना कि जो भी हमारे अराउंड है वो हमारे बेनिफिट के लिए है, जस्ट एक्सप्लॉइट करो सभी को और बर्बाद करो, वो सनातन धर्म नहीं है।
बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अदर्स अराउंड यू, और आल्सो प्रकृति के बारे में बहुत ही आराधना भाव से देखना और उसका ख्याल ख्याल रखना, और वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए अच्छी सी दुनिया छोड़ देना, वो भी सनातन धर्म है। इसलिए ये ये जो बुरी घटना ये होंगे, वो लोगों को ऐसे सोचने में मजबूर करेंगे कि वो शायद कुछ प्रायोरिटीज को रिएवैल्यूएट करके they can pivot so that over the coming years in the rest of this decade कुछ अच्छी बातें हो सकती है क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो ये वो एक पॉसिबिलिटी है, मगर बॉटम लाइन इज दिस इज ए वेरी प्रॉब्लमैटिक ईयर। और एक बात कहना चाहूंगा मैं, जो भी पिछले सेंचुरी में हुआ वो रिपीट हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली मगर अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप 1918 1919 को देखेंगे तो स्पेनिश फ्लू हुआ, एक बहुत सा बड़ा पैंडमिक जो पूरी दुनिया में फैल के बहुत ही डिस्ट्रक्शन किया था। वो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 1919 में। उसका एनालॉगस इवेंट है 2020 2021 का कोरोना वायरस एंड कोविड-19। और 2030 2031 जो है वो इक्विवेलेंट है 1940 का, 1939 1940 1941 1942 जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, दूसरा प्रपंच महायुद्ध हो गया था। उसका इक्विवेलेंट पीरियड है 2030 2031, क्योंकि 2030 के अंत में एक बहुत ही भयानक सा प्लैनेटरी पोजिशन आ रहा है। शनि और केतु कंजाइन होंगे वृश्चिक राशि में, बहुत ही इविल साइन है। वृश्चिक राशि में शनि और केतु कंजाइन होंगे, और गुरु और नहीं मैं रॉन्ग कह रहा हूँ। शनि और केतु होंगे रोहिणी में, वृषभ राशि में, और गुरु राहु होंगे वृश्चिक राशि में। सो गुरु शनि राहु केतु ऑल इन समसप्तक। तो वो बहुत ही वो सिमिलर है जो कॉम्बिनेशन व्यास भगवान ने बताया था महाभारत के समय में, वो थोड़ा सा सिमिलर है। इसलिए एक महायुद्ध हो सकता है, और given that we are living in a nuclear world, it's also possible that we'll come close to a mahayuddh, or at the end basically it may be stopped. But the thing is, some major clash जो चाइना और यूएस जिनके बीच में अभी कोल्ड वॉर शुरू हो गया और चालू है, वो इंक्रीज होगा अगले कुछ सालों में। 2027 2028 2029 तब वो पीक पहुंच जाएगा, और ताइवान को लेके कुछ गड़बड़ हो सकता है तब। और 2020 2030 2031 में एक महान युद्ध ऑलमोस्ट इनविटेबल लगेगा, मगर शायद हमारे पूजा बल से वो हम बच सकते हैं। मगर बॉटम लाइन ही वो 2030 to 2031 का टाइम पीरियड है 1940 1939 1940 1941 से सिमिलर। और अगर आप उनके बीच का समय देखेंगे 1929 1930, तब तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब तो है। इसलिए जो भी टाइम साइकिल तब था वो अब कंप्रेस हो गया है। इंस्टेड ऑफ 20 इयर्स 20 साल में जो हुआ पिछले बार, अब वो 10 साल में हो रहा है। सो इसलिए दिस इज द टाइमलाइन दैट आई सी सिमिलर टू द प्रीवियस टाइमलाइन। सो 2025 और 2026 ये 2 साल इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक साल हैं। इन 2 सालों में इकोनॉमी को कुछ शॉक लग सकते हैं, चाइना में भी यूएस में भी कुछ शॉक लग सकते हैं। और वो बेसिकली लीड कर सकता है जिस कोल्ड वॉर इंटेंसिफाई होने में, यूएस और चाइना, क्योंकि वो दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, दे आर कंपीटिंग फॉर इन्फ्लुएंस ओवर द सेम नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। इसलिए चाइना और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर इंटेंसिफाई हो सकता है अगले 5-6 सालों में, और उसके बीज लगेंगे 2025 और 2026 में। जो भी ट्रम्प जी के
टैरिफ और चाइना को क्रश करने के लिए जो भी पॉलिसीज वो फ्लोट कर रहे हैं, शायद उन पॉलिसी की वजह से शायद कुछ और डेवलपमेंट होंगे जो हम अब नहीं इमेजिन कर सकते हैं, मगर there will be big stress on the economies of both US and China, and there will be, as a result, world थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा अगले 2 सालों में. So from a long term perspective, as I said earlier, ये समय है बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, जो होता है 1000 सालों में एक बार, उस तरह का जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन when the power structure of the world changes, वो बेसिकली चालू है. मगर जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, भारत का तो समय अच्छा है. डजंट मीन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड यू बेसिकली डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ. भारत को बहुत ही अटेंटिव रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. मगर मैं और एक बात, भारत का पिछले 2-3 सालों से भारत का अष्टम शनि चालू था. जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था, तब चंद्र जी कर्क राशि में थे और शनि अभी कुंभ राशि में है, जो है अष्टम शनि. अष्टम शनि इज नॉट ए गुड ट्रांसिट. जब शनि अष्टम में रहता है तब बहुत ही टेंशन्स होते हैं, एंग्जाइटीज होते हैं, डिप्रेशन होता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई आप पे जोर से प्रेशर डाल रहा हो. मगर अच्छी बात यह है कि मार्च 2025 में शनि जी कुंभ राशि से मीन राशि में मूव होंगे. जब वो मीन राशि में होंगे, वो है नवम स्थान भारत के लिए. नवम स्थान इज नॉट ग्रेट बट इट इज नॉट बैड. इट इज बेसिकली नॉट एज बैड एज द 8th हाउस. और अनदर थिंग इज फ्रॉम लगन जो है भारत के इंडिपेंडेंस चार्ट में, वो है वृषभ राशि. तो उससे शनि जी लाभ राशि में है, तो वो बहुत अच्छा है. तो इसलिए भारत को ये शनि का अगले 2-3 सालों में शनि जी जो मीन राशि में होंगे, वो भारत के लिए अच्छा रहेगा. और एक बात है कि मीन राशि में जो षष्ठ ग्रह कूट रहेगा, 6 ग्रहों का मिलना मीन राशि में, वो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि फ्रॉम चंद्र राशि से वो नवम भाव है, which shows diplomacy etc. So it increases India's profile diplomatically in the globe. Other thing is from लग्न इन भारत के चक्र में लग्न से वो लाभ स्थान है. So षष्ठ ग्रह कूट इन लाभ राशि is actually pretty good. It is basically a trigger for catalyzing lot of positive and gainful developments for India. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2025 बहुत ही भयानक साल है दुनिया के लिए, मगर भारत के लिए वो उतना बुरा नहीं है. भारत ऑफ कोर्स इफ द होल वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग, भारत को भी कुछ स्ट्रगल्स करना पड़ेंगे, मगर रिलेटिवली भारत विल एक्चुअली इंक्रीज द प्रोफाइल डिप्लोमेटिकली. और इकॉनमी डिसेंटली मूव करते रहेगा भारत का जो है इकॉनमी, और भारत के लिए ये प्रीटी रीजनेबल टाइम है 2025. सर, आपने बोला कि इट इज गोइंग टू बी अ टर्मोइल ईयर बट गुड ईयर. एज फार एज स्टॉक मार्केट, लोगों के 2 क्वेश्चन बड़े ही कॉमन है. व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टेटस ऑफ स्टॉक मार्केट, एंड सेकेंडली, इज भारत गोइंग टू एक्सपैंड इट्स बाउंड्रीज दिस ईयर? हाँ, excellent question. So, as far as the stock market is concerned, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के सेकंड हाफ में सम टेंशन्स रहेंगे स्टॉक मार्केट के लिए. थोड़ा सा स्टॉक मार्केट गिरेगा दुनिया में, और उसका प्रभाव भारत में भी होगा. वो कम होगा भारत में, बट थोड़ा सा प्रभाव रहेगा भारत में. इसलिए 2025 के सेकंड हाफ में स्टॉक मार्केट से ज़रा केयरफुली डील करना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है. 2025 के सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिस्क है स्टॉक मार्केट के गिरने का. और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है, वो बहुत ही इंट्रिगिंग है. जैसे मैंने कहा था, भारत का ये षष्ठ ग्रह कूट जो मीन में है, वो है भारत के लग्न से
11th हाउस में। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, लाभस्थान, which is अच्छा है। मगर अगर और चंद्र जी से मैंने कहा था कि वो नवम स्थान में है, मगर नवांश चक्र दिखाता है relations with other countries, neighbors, etc. In individual chart, Navamsa Chakra shows your marriage, your wife, etc. मगर countries, देशों के चक्रों में नवांश relations with other countries दिखाता है। दूसरे दूसरे देशों से आपका जो आपके जो संबंध है उनको दिखाता है। और वहाँ चंद्र जी बैठे हैं सिंह राशि में भारत के। सो सिंह राशि से मीन राशि अष्टम है। तो अष्टम राशि में 6 ग्रह बैठे होंगे, इसलिए वो ट्रिगर कर सकता है कुछ टेंशन नेबरिंग कंट्रीज से। तो सो इस साल में नेबरिंग कंट्रीज से कुछ युद्ध और युद्ध जैसी क्लैशों का युद्ध जैसे क्लैश पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसे रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और एक बात है, अगर इंडिया कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को खत्म करना चाहती है तो ये बहुत अच्छा साल है 2025 और 2026। दिस इज द विंडो। सो not a bad idea at all. If India wants to settle some things, just make sure that you define what you want to do in a narrow way. Define the goals narrowly. Don't get into a long war. Define narrow goals and then basically plan well, execute it. Time is very conducive because in the Navamsa राशि ये ग्रह अष्टम में है, मगर इन द राशि चार्ट ये है नवम में चंद्र से और लाभ में लग्न से। इसलिए जो भी इंडिया करेगा उससे फायदा ही होगा, नष्ट से ज़्यादा फायदा होगा। और यूएस, चाइना, जो अदर कंट्रीज हैं वो बीच में नहीं आएंगे। सो इसलिए बीच में नहीं आएंगे। I cannot rule it out this year, especially mid 2025, late 2025. Don't do it before March. Okay. But March के बाद ये not a bad idea. चलिए, आपने बोल दिया कि it's not a bad idea to expand the boundaries. So I hope Modi ji is listening to this and he's gonna do this. But expand करना नहीं कहूँगा, मगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को सेटल करके बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना उस तरह मैं एक्सप्रेस करूंगा। चलो, डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना भी कई बार अच्छा होता है। बट इसके साथ में देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो हु से कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दे आर ट्राइंग टू अगेन बिकम ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वंस अगेन. You've seen that there are a lot of things going on, and they're also talking of a civil war kind of a situation in Bharat. Do you see a possibility of something like Hindu Muslims or something else also brewing up in Bharat? That's a great question. पिछले 2-3 सालों से जो अष्टम शनि था भारत के लिए वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए हमने देखा था वो किसानों का प्रोटेस्ट और कई तरह के प्रोटेस्ट रहे हैं भारत में, जो वेस्टर्न डीप स्टेट के देयर एक्टिविटीज दे बेसिकली प्रोवोक करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। जो उन्होंने बांग्लादेश में सक्सेसफुली की थी वो ही भारत में करने की कोशिश रही पिछले 2-3 सालों में, मगर वो नाकामयाब रही। मगर अब लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में वो सक्सेसफुल रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि वो भारत में भी हो सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि भारत वो वल्नरेबल पीरियड के अंत में है। अगले शायद 3 महीनों में केयरफुल रहना पड़ेगा, 2-3 महीनों में केयरफुल रहना पड़ेगा। मगर उसके बाद जब शनि कुंभ से मीन में मूव करेगा, तब वो whatever tensions we saw in the last 2-3 years, it is actually less conducive than the last 2-3 years for external forces that are trying to destabilize India. उनके लिए अगले 3 साल पिछले 2-3 साल से और मुश्किल हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वेस्टर्न डीप स्टेट कोशिश करेगा वो नाकामयाब रहेगा। और एक बात है, ट्रंप आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं यूएस के नए अध्यक्ष हैं। वो बहुत ही प्रो मोदी हैं, प्रो बीजेपी हैं और प्रो इंडिया हैं।
और आल्सो उनके कैबिनेट में आप अगर आप उनके अपॉइंटमेंट देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रो इंडिया हैं, भारत के दोस्त हैं, भारत के वेलविशर हैं। इसलिए वो भी एस्ट्रोलॉजिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग आफ्टर मार्च 2025 things will improve for Modi and India. The Western pressures will be less, and also the change that we saw in the elections वो भी उसे कंफर्म करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिशें तो जारी रहेंगी। सी द डीप स्टेट इज सच ए इट्स लाइक ए हाइड्रा with many tentacles. So even if president wants to control it, there will be some entities that are engaging in some. They go with the flow, the momentum. Just like when you turn off the electricity, the fan keeps rotating for a while. उसी तरह जो पिछले कई सालों में करते आ रहे हैं वो करते जाएंगे। इसलिए थोड़ा और आल्सो उनके जो एजेंट्स हैं इंडिया में वो अभी भी एक्टिव हैं। इसलिए कुछ कुछ ट्रबल्स रहेंगे, मगर मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो सक्सेसफुल रहेंगे। वो बहुत ही नाकामयाब रहेंगे। और रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की, मुझे उन दोनों के टुगेदर आने की कोई आई एम नॉट रियली अफ्रेड दैट देयर कमिंग टुगेदर इज सम काइंड ऑफ डेंजर टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है पिछले 2 सालों से उनका बहुत ही खराब पीरियड चल रहा है और ये और खराब होता जाएगा इस दशक में। बाय 2030 पाकिस्तान विल बी वेरी वेरी वीक, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टुकड़ों में बांटे जाएंगे। instead of combining with Bangladesh and becoming one big country, Pakistan can become multiple countries in the rest of this decade. So अगले 5-6 साल पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में और इंस्टेबिलिटी बेसिकली बनेगा अगले कुछ सालों में। इसलिए पाकिस्तान इज नॉट ए डेंजर टू इंडिया। पाकिस्तान के बारे में मैं वरीड नहीं हूँ भारत को लेके। पाकिस्तान इज स्पेंट फोर्स। Maybe in cricket they are a strong force, but otherwise in economy, geopolitically, oh, spent force है। और sir, in cricket also there are a very strong force in front of Nepal, Hong Kong and Zimbabwe only. बड़ी टीमों के सामने तो उनकी कोई टीम चलती भी नहीं है। बट सर एक चीज बताइए कि आपने एक चीज बोला था अभी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि डीप स्टेट ने जितनी भी कोशिश करी यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने के लिए वो नाकामयाब रहे। लेकिन डीप स्टेट को डिस्टेबलाइज कौन करेगा? हो सकता है कोई नहीं करेगा। ट्रम्प भी नहीं करेगा। लोग मानते हैं कि ट्रम्प डीप स्टेट को डिस्ट्रॉय करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट के कोऑपरेशन से ही ट्रम्प आया इस बार। डीप स्टेट का गेम ये है। और ये जो एलन मस्क हैं, जो जेडी वैंस है, विवेक रामास्वामी है, वो बहुत ही होनहार लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका डीप स्टेट से कुछ मुद्दा है, डीप स्टेट से कुछ डील है उनका। और वो ट्रम्प को, और शायद ट्रम्प भी involved in an unsaid deal with the deep state so that he will prioritize something that he cares about, and deep state will, and agar definitely Elon Musk, Vivek Ramaswamy, all these people, they probably they are in some kind of deal with deep state. It's not very easy to destabilize deep state. Deep state is basically, it has so much momentum, and as I said earlier, जो डीप स्टेट के अंग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। जो भी even if head basically decides to do something, the hands and legs whatever they are doing वो करते रहेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट, ट्रम्प, विवेक रामास्वामी, एलन मस्क, इन लोगों से कुछ डील है और they will keep Trump in control. And given that we are in the middle of a major transformation, and also we are in the middle of a major cold war that is going to really intensify in the coming years, मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट का कुछ वेरी स्ट्रांग बिग प्लान है जो जिसके डिटेल्स मुझे पता नहीं है, मगर एक बड़ा प्लान है। और ट्रम्प का आना
और lot of things changing, basically lot of status quo basically being shaken. For example, Elon Musk, वो उन्होंने अभी बात की है कि जो गवर्नमेंट है उसको रिड्यूस करेंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को वो निकाल देंगे जॉब से। इससे अनरेस्ट बढ़ सकता है कंट्री में, और इकोनॉमी आल्सो कैन स्ट्रगल बिकॉज ऑफ इट। मगर क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, इन चीज़ों को एडवांस कर सकते हैं, उनका एक प्लान है। सी, पेट्रो डॉलर इज ऑलरेडी बिकमिंग वीक। अगर आप पिछले कुछ सालों को ऑब्जर्व यस करेंगे, सो पेट्रो डॉलर अभी भी बहुत वीक है। तो they have to replace it with something else, which will basically keep the US power continuing. So deep state को पता है कि US का पावर जो है वो वीक हो रहा है, और वो यूएस को रीइंफोर्स करना चाहेंगे, और चाइना यूएस के बीच जो कोल्ड वार है उसे चालू रखे, और उसको अगर वो वार मचल गया तो उससे लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, और जो भी बिग चेंजेस दे वांट टू मेक इन द सोसाइटल ऑर्डर, इन द सोसाइटी, इट विल बिकम ईजियर व्हेन देयर इज ए बोगी मैन। जब जब आप उंगली उठा सकते हैं किसी को दिखा के, तब लोग बेसिकली आंखें बंद कर लेंगे। इसलिए डीप स्टेट का कुछ बड़ा प्लान है, और इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेट्स कमिंग बैक, रिपब्लिकन्स कमिंग बैक, और विद पीपल लाइक एलन मस्क बेसिकली behind the scenes and running the show, they have some plan. So I don't think deep state can be destroyed, but what we need to do, भारत को जो करना है, भारत को भी अपना सा डीप स्टेट बनाना है। By deep state, what I mean is some entities that are not clearly visible, intangible and invisible entities, जो advance करते हैं narrative को। What is deep state doing really? They are advancing a narrative about what is happening in India, इंडिया में जो हो रहा है, चाइना में जो हो रहा है, यूएस में जो हो रहा है, उसके बारे में नरेटिव बिल्ड करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, लोगों को ब्रेन वॉश करना। और उनके बहुत सारे एजेंट हैं, प्रेस को खरीद लिया, पॉलिटिशियंस को खरीद लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को खरीद लिया। इसी तरह जब भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, अब तो भारत छोटा प्लेयर है कंपेयर टू यूएस, मगर अगले दशाब्द में ऐसा होगा कि भारत बड़ा प्लेयर होगा। तब भारत को अपने शल में नहीं रहना चाहिए, भारत को भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा चलती है दुनिया। भारत को विदेशों में, यूएस में, यूरोप में खड़ा करना चाहिए। प्लेयर्स इन द मीडिया, players in politics, players in influencers, basically social media influencers, and have people who are advancing a particular narrative about India, about narrative यूरोप को लेके, यूएस को लेके, चाइना को लेके। जो नरेटिव भारत के लिए अच्छा है, जो नरेटिव सनातन धर्म के लिए अच्छा है, उस नरेटिव को बिल्ड करना चाहिए, उसे एडवांस करना चाहिए। उसके लिए जो एंटिटीज चाहिए, उनको बेसिकली खड़ा करके, उनको मजबूर बना के भारत को कुछ मनी स्पेंड करना पड़ेगा। इन दी एंड, दिस इज द एज ऑफ बिजनेस, दिस इज द एज ऑफ बेसिकली वैश्यों का जमाना है ये। इसलिए अगर आप लॉबीज को देखेंगे यूएस में, साल अबाउट मनी, जो भी पे करता है उसका काम है। इसी तरह बट भारत बेसिकली डजंट वांट टू डू दैट। दे थिंक इट इज अधार्मिक और इट इज नॉट proper. But the thing is, I think to become a big player, to become a superpower, you have to do that. So अगले दशाब्द में भारत को जैसे ही भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, भारत को इन चीज़ों में apart from raw agents everywhere and doing various projects, you also need people who are basically speaking out for you, और तुम्हारा नरेटिव बिल्ड करते हैं, और तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, और जो भी तुम बुरा बोलना चाहोगे अपने दुश्मनों के बारे में, वो तुम्हारे लिए वो बोल रहे हैं। ऐसे लोग आना चाहिए, जैसे यूएस ने किया है पिछले शायद 60-70 सालों में यूएस ने किया है। अगले 10 सालों में भारत को भी वो करना है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारत करेगा ये सब। ये स्लोली होगा, इन द बिगिनिंग दिखाई भी नहीं देगा, मगर ये होगा, और इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा दुनिया में।
सर अभी आपने और डीप स्टेट एक की बात करी कि उसे डिस्टेबलाइज। पाकिस्तान के बारे में, हाँ, गो अहेड, गो अहेड। सर यू कंटिन्यू, आई आस्क लेटर। हाँ, मैं ये बोलने वाला था, पाकिस्तान जो है उनका इकॉनमी स्ट्रगल करेगा और उन्हें डेंजर होगा। जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उनसे पाकिस्तान को कुछ डेंजर हो सकता है पिछले अगले 2 सालों में। और वो हमने देखा है पिछले फ्यू महीनों में, हमने देखा है उस तरह की डेवलपमेंट्स। और अगले 2-3 सालों में वो बहुत ही बड़ा न्यूसेंस बन सकता है पाकिस्तान के लिए। और मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा भी लगता है कि अफगानिस्तान और तालिबान फोर्सेस जो हैं, वो अलकायदा, वो सब चाइना में भी ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। चाइना में जो विगर एरिया है, चाइना के साउथ वेस्ट यस, में, शिंजियांग। वहाँ, हाँ, दैट प्रोविंस, उस प्रोविंस में अफगानिस्तान के कुछ लोग जाके ट्रबल खड़ा कर सकते हैं। इसलिए चाइना को भी तालिबान से लेके पाकिस्तान और चाइना को बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है अगले 3 सालों में। इसलिए पाकिस्तान का टाइम तो बहुत खराब है, मगर बांग्लादेश का टाइम उतना खराब नहीं है। बांग्लादेश बांग्लादेश टॉक्स टू पाकिस्तान, बट द थिंग इज पाकिस्तान इज नॉट ए बिग पावर, रियली दे आर नॉट ए बिग प्लेयर। मगर द बिग डेंजर टू इंडिया इज बांग्लादेश जो है, वो द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो वेस्टर्न डीप स्टेट से सपोर्ट लेता था। ये जो कू हुआ, वो बेसिकली डीप स्टेट के ब्लेसिंग से हुआ था। और अब तो ट्रंप आने वाला है, सो डीप स्टेट कुछ समझौता करेगा ट्रंप से, और उसमें बांग्लादेश शायद उतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। इसलिए यूएस का सपोर्ट शायद कमजोर पड़ेगा बांग्लादेश के लिए। इसलिए जब बांग्लादेश को भारत से डर है, वो चाइना की ओर देखेगा। और चाइना को भी फ्रॉम चाइनाज पर्सपेक्टिव, चाइना को बांग्लादेश में एक स्थावर बना के रखना, बांग्लादेश में एक बेस बना के रखना, और वहाँ के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना, वो चाइना के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि उन्होंने सेम थिंग ट्राई किया था नेपाल में, श्रीलंका में, और काफी सक्सेसफुल रहे थे। पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ऑल्सो, सो, हाँ, इवन इन पाकिस्तान ऑल्सो चाइना डिड द सेम। यस यस, पाकिस्तान इज अ लॉन्ग लॉन्ग रिलेशनशिप। सो बांग्लादेश में अगर चाइना स्ट्रांग बनेगा, तो वो भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर देगा। इसलिए भारत को बैलेंस करना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं को लेके, वो बहुत ही बुरा है। मगर बांग्लादेश से if India is very acrimonious to Bangladesh and keeps fighting Bangladesh, there is a chance that Bangladesh will be lost to China. Bangladesh will become a permanent, more than Pakistan. I'm concerned about China, because Pakistan doesn't really matter, even though people are obsessed with Pakistan. जो हमारा इतिहास है पिछले 100 साल से या 70 साल से, उसे लेके पीपल पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। मगर रियल थ्रेट है चाइना। अगर चाइना टेक ओवर करता है बांग्लादेश का, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एटसेट्रा, मिलिटरली, एटसेट्रा, बहुत बड़ा हेडेक रहेगा इंडिया के लिए। इसलिए भारत इस साल में और अगले 2 सालों में ऐसा it will be a very tricky policy. Basically, India will have to be harsh with Bangladesh, but at the same time, not too harsh that they will completely lose to them. So also be friendly enough, and then basically compete with China in helping Bangladesh, in basically helping Bangladeshi economy, and having some influence over Bangladesh. So it will be a very tricky balancing act for India. और बांग्लादेश के स्टार्स बहुत बुरे नहीं हैं अभी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस वो स्मार्ट रहेगा, वो एडवांटेज ले लेगा। चाइना और भारत जो बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस के लिए compete कर रहे हैं, उसका वो फायदा उठा लेगा। वो एडवांटेज।
He will be smart. So in my opinion, Bangladesh is actually relatively better off, even though right now they may be in dire straits. वो relatively better off हैं और वो अपना कार्ड्स अच्छी तरह खेल लेंगे और उनका उनका रीजनेबली स्टेबल रहेगा। मगर पाकिस्तान बहुत मुश्किल में रहेगा। सर व्हाट अबाउट फोर पर्सनालिटीज आई वांट टू आस्क यू। शेख हसीना, इमरान खान, Who पहले who? इनको लेते हैं बाद में भारत। शेख हसीना एंड इमरान खान। I don't have any. I don't have the chart, so I'm sorry, I cannot weigh in ओके, on them. व्हाट अबाउट केजरीवाल एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कहा था 2024 के इलेक्शंस के पहले मैंने कहा था, इस फरवरी और मार्च में मैंने कहा था, ये 2020 इलेक्शन उसका बहुत सा बड़ा चांस था पीएम बनने का। मैंने ऐसा भी कहा कि वो नहीं बनेगा, मगर दिस वाज हिज करियर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सो बीजेपी वाज वल्नरेबल इन दिस पीरियड। मैंने ऐसा भी कहा था कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन था कि बीजेपी जीत जाएगा, मगर मैंने कहा था कि ये बहुत क्लोज रहेगा, मोर क्लोज दैन पीपल आर इमेजिनिंग। बिल्कुल 400 या 350 नहीं, मगर ये क्लोज रहेगा और उसी तरह ये इलेक्शन बहुत क्लोज रहा है। मगर ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा चांस था पीएम बनने का, पावर हासिल करने का। और मार्च के बाद अभी भी ये साल भी उसके लिए बहुत बुरा नहीं है, ये एवरेज है। 2023 जून से लेकर 2024 जून तक उसका अच्छा वक्त था, और 2024 जून से लेकर 2025 जून तक अबव एवरेज। दिस इज नॉट सो गुड एज द प्रीवियस ईयर, मगर ये भी अच्छा वक्त है। मगर जून 2025 के बाद उसके स्टार्स बहुत बुरे रहेंगे मेरे कैलकुलेशंस के, बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन। इसलिए whatever he's enjoying right now is just temporary. He's in for some big troubles come 2025 second half। 2025 second half से लेके वो बहुत ही मुश्किलों में पड़ जाएगा। और कांग्रेस पार्टी अगर उससे मूव ऑन करेंगे तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा टाइम इज बिहाइंड हिम। अब तो वो नीचे जाने वाला है। तो राहुल गांधी वो कभी पीएम नहीं बनेगा, उसके हॉरोस्कोप में कभी पीएम बनने की संभावना नहीं है। मगर अगर बने तो ये साल था 2023 जून से लेकर 2024 जून तक जो साल था वो बिगेस्ट चांस था, और वो बीत गया थैंकफुली। और ही इज नॉट रियली, देयर इज नो डेंजर फ्रॉम हिम। बट एज फार एज केजरीवाल इज कंसर्न, मैंने प्रिडिक्ट किया था 3 साल पहले कि अगस्त 2023 से लेके उसका बुरा वक्त आने वाला है, वो बेसिकली बड़ा पतन हो सकता है। उसी वक्त में, उसी समय में, इन द सेम टाइम पीरियड ही वाज बेसिकली अरेस्टेड। बट द थिंग इज द केस इज स्टिल गोइंग ऑन। एस्ट्रोलॉजिकली माय एक्सपेक्टेशन इज दिस इज नॉट ए गुड टाइम फॉर हिम। सो अगला जो इलेक्शन आने वाला है, it is very unlikely that केजरीवाल will come back। so ये अच्छा वक्त नहीं है केजरीवाल जी के लिए। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो हमें चलेगा। कुछ समय के बाद, अगले इलेक्शन से पहले 2029 के जो इलेक्शन है उनके पहले वो अपना करियर जो है वो डोल्ड्रम्स में रहेगा अगले साल में, इस साल में और अगले साल में, मगर वो रीबिल्ड कर सकता है। सो राहुल गांधी इज नॉट ए डेंजर इन द लॉन्ग रन, ही इज बेसिकली प्रीटी मच फिनिश्ड। बट केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट हैं, वो बहुत ही डेंजरस, खतरनाक हैं, और वो फिर से वापस आ सकते हैं। मगर कभी भी वो पीएम नहीं बनेंगे, पीएम या दैट काइंड ऑफ पावर ही विल नेवर गेट। मगर he will struggle for a couple of years and he will rebuild his career, he will come back। ओके सर, एक दो क्वेश्चन और है बस, देन विल वाइंड अप, ऑलरेडी इट्स अ लॉन्ग वीडियो। पहली बात है कि जो डीप स्टेट है वो हमेशा कोई ना कोई हॉट स्पॉट्स बना के रखते हैं पूरी दुनिया में। यूक्रेन रशिया हमने देखा, उसका क्या होगा? एंड व्हाट इज द नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट और अ हॉट स्पॉट व्हिच यू आर एंटिसिपेटिंग स्टार्टिंग इन 25?
Basically, before 2020, what I said was 2020 and 2036. Between 2020 और 2036, slowly 3 एपिसेंटरों में वार शुरू होके वो जारी रहेगा और 2032 पीरियड में वो एक प्रपंच में बदलेगा। और एक एपिसेंटर था यूरेशिया में, वो रहा यूक्रेन में, और एक एपिसेंटर है इजराइल के आसपास में, इजराइल और मिडिल ईस्ट में। वो जो वार शुरू हो गया गाजा में, वो देयर इज ए सीज फायर विद लेबनान राइट नाउ, with the Hezbollah, there is a ceasefire Hezbollah. with Israel. But yeah, Hezbollah Israel have a ceasefire. But मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 सालों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा। इजराइल के डेस्टिनी में ऐसा है कि वो युद्ध लड़ते रहेंगे इस दशक में, और 2030-2031 में वो महायुद्ध में बदलेगा। इसलिए इजराइल का मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हैं वो और भी इंटेंसिफाई हो सकते हैं अगले साल 2 सालों में। whatever ceasefire we see could just be temporary, and also दूसरे देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये गाजा और लेबनान अपार्ट फ्रॉम देम, और कुछ देश इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन्स हैं वो अभी उन पे लिड रखा गया है, मगर वो कभी भी उबल सकते हैं। इसलिए अगले 2-3 सालों में इजराइल इज अनदर एपिसेंटर वेयर देयर विल बी सम वार गोइंग ऑन। और यूक्रेन अब तो ऐसा लगता है कि ये समाप्त होगा, क्योंकि ट्रंप आ गया है और वो प्रो रशिया हैं, और वेपन्स जो बाइडेन भेज रहे हैं यूक्रेन को वो ख़त्म होगा। इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि ये युद्ध अभी ख़त्म होने वाला है, मगर एस्ट्रोलॉजिकली एक्चुअली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देयर इज सम पोटेंशियल, बट द थिंग इज मुझे ऐसा लगता है कि इन द यूक्रेन रशिया एरिया, जनरल इन द यूरेशिया, एक वार मचलता रहेगा। इस सारे दशक में एक वार मचलता रहेगा। इसलिए ये पॉसिबल है कि कोई सीज फायर होगा, मगर इट विल नॉट बी कंप्लीट, इट विल नॉट बी बेसिकली एनफोर्स प्रॉपर्ली। और ये भी पॉसिबल है कि यूरोप के जो देश हैं वो बेसिकली अगर यूएस नहीं हेल्प करता है तो वो मदद करने की सोचेंगे, करने के लिए सोचेंगे, और वेपन्स देंगे यूक्रेन के लिए। और इन जनरल दो common sense suggests that this war is just a few months away. See, when the Republican Congress did not approve the weapons, I forget the time period, but probably June 2020 or so, June July 2024, तब ऐसा हुआ कि रिपब्लिकन कांग्रेस, द कांग्रेस डिड नॉट अप्रूव द एड टू यूक्रेन। तब मेनी कमेंटेटर्स ने तब कहा था कि ये वार अब 2 हफ्तों में समाप्त होगा, मगर तब मैंने कहा था कि नहीं, ये चलता रहेगा। अभी दो कॉमन सेंस इज अगेंस्ट इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये वार इन सम फॉर्म और अदर जारी रहेगा, और इवन इफ इट स्लोस डाउन फॉर अ व्हाइल इट विल अगेन पिक अप। सो अनफॉर्चुनेटली that one front with Eurasia as the epicenter, particularly Ukraine, will keep going on, and the one with Israel as the epicenter will actually keep increasing, will becoming more ये और इंटेंसिफाई हो जाएगा अगले सालों में। और तीसरा फ्रंट है सबसे खतरनाक फ्रंट, वो है साउथ ईस्ट चाइना सी में, ताइवान के आसपास में। वो अभी नहीं होगा, वो होगा 2027 के बाद, 2027, 2028, 2029, दैट पीरियड क्लोजर टू 2030, तब उस एपिसेंटर में क्लैशेस शुरू होंगे। और तब व्हेन ऑल द एपिसेंटर्स आर बर्निंग, तब 2030, 2031 में महायुद्ध की संभावना है। सो दैट इज माय ओवरऑल असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द वार्स एटसेट्रा। सर, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। यूरोप के अंदर हमने देखा कि जो राइट विंग की गवर्नमेंट्स हैं, दे आर कमिंग बैक। द मोर राइट विंगर्स आर कमिंग, मोर रेडिकलाइजेशन ऑल्सो ऑफ द इस्लामिक्स, दे आर राइजिंग। और वो जो उसका वहां पर राइज होता है तो उसका इफेक्ट पूरे दुनिया में पड़ता भी है।
Do you feel that the Muslim radicalization brotherhood is going to take over, like UK, Europe, and even have effects on India, and even with Trump coming on America also? No, I absolutely don't expect it. First thing is looking at it with common sense. मुस्लिम रेडिकलिज्म है दुनिया में और यूरोप में हम देख रहे हैं, फ्रांस में, स्वीडन में, यूके में, बहुत सारे देशों में, जर्मनी में हम मुस्लिम फंडामेंटलिज्म एंड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हम देख रहे हैं। मगर आइसोलेटेड इंस्टेंस को लेके नैरेटिव बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूके मुस्लिम कंट्री हो रहा है, स्वीडन मुस्लिम कंट्री हो रहा है। कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ उनका इन्फ्लुएंस बहुत जोर से चल रहा है, मगर वो कंट्रीज बहुत दूर हैं इस्लामिक कंट्रीज बनने में। आईसिस और एनी organization is not going to take over Europe. But the thing is, based on some astrological charts made at Mecca for long-term assessment of the religion, that is for which Mecca is the center, my assessment is इस्लाम को कुछ टेंशन्स फेस करना होंगे। इस्लाम बहुत वीक हो जाएगा अगले 2 दशाब्दों में। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, वेदर इट इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस्लामिक टेररिस्ट दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं, यूरोप को टेक ओवर कर रहे हैं, और ये आइसोलेटेड पॉइंट्स को लेके बनाया जा रहा है, मगर वो नैरेटिव बढ़ता जाएगा। इन द कमिंग ईयर्स, अगले कुछ सालों में ये नैरेटिव स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर बढ़ता रहेगा। वेदर ये करेक्ट है या नहीं, शायद वो एक्यूरेट नहीं है, मगर वो बात नहीं है। बात यह है कि वो नैरेटिव बढ़ता जाएगा और इससे जो पीसफुल मुस्लिम है, बहुत सारे हैं वैसे मुस्लिम जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग जो हैं अन्य मतों में, उन्हीं की तरह वो भी बेसिकली दे आर अफ्रेड, सो दे कीप देयर माउथ शट। बट द थिंग इज दे विल सफर, देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम, और वो सफ़र करेंगे। वो शायद अच्छा नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लाइकली है। इस दशाब्द में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ग्रो करेगा, बढ़ेगा दुनिया में, पर्टिकुलरली यूरोप में बहुत बढ़ेगा। सो एंड आल्सो वन मोर थिंग इज, आई एक्चुअली एक्सपेक्ट लगता है कि अगले वो में कंट्रीज, because of all these wars etc, their power will wane. उनका जो अभी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल मजिल है, वो वीकर हो जाएगा। और जो लोग बेसिकली इस्लाम से लेके खुश नहीं हैं, जिन्हें प्राइवेट इस्लाम को छोड़ दिया है और उनके क्रिटिक बन गए हैं, वो लोग अभी बहुत सारे लोग हैं, मगर वो चुप रहते हैं। उन्हें डर है। जो भी स्लोगन है सर तन से जुदा, उन्हें भी अप्लाई करता है, इसलिए वो डरे हुए हैं और वो अपना मौत बंद रखते हैं। मगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डेकेड देयर नंबर कैन रीच अ थ्रेशोल्ड। वो बात करना शुरू करेंगे और वो बहुत ही डिजास्टर साबित होगा। जब वो देखते हैं कि उनके जो देश इस्लामिक कंट्रीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ बहुत ही जन नष्ट हो रहा है, और कुछ लोग बेसिकली इस्लाम के अगेंस्ट बात करने लगते हैं, तो बेसिकली देन इट विल बी लाइक फ्लड लाइट्स। सो ओवरऑल इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स इस्लाम का बहुत वीक होने का चांस बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। Okay, so overall, what we have discussed today was that 2025 is going to be a year of turmoil. भारत और सनातन राइज करते जाएंगे, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो डिक्लाइन करता जाएगा, जो सुपर पावर्स आज की डेट में है वो डिक्लाइन करेंगी। भारत एक ग्लोबल पावर बनने की राह के ऊपर है। चाइना का डिक्लाइन है, रशिया का डिक्लाइन है, अमेरिका का डिक्लाइन होता हमें दिखाई देता है, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज गोइंग टू टेक अनदर 5-10 years when all these timelines are going to become true. But 2025 is going to be overall good for India with a lot of
turbulences जिसको बोलते हैं हम लोग on the way when you are having well managed turbulences. Yeah. well managed turbulences. The pilot we have is a good one. He knows how to steer through those turbulent times. So Narasimha Rao ji, it was wonderful talking to you. This was my first show with you and highly enlightening. Very जिसको बोलते हैं सटीक एक जो आपका एनालिसिस है, and that is why people love your analysis also. Thank you so much for your time and see you in the next year and in advance happy new year. आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का मुबारक। और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को मेरे प्रणाम। हैप्पी 2025 और बहुत बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। नमस्कार सुमित जी। Thank you sir. नमस्कार।